सो सिंस आज हम इस राजवंशों की सीरीज में हमारा 4th सेशन लेकर आए हैं और मैं हूं आज के लिए आपकी होस्ट। मेरा नाम है दरक्षा। आई होप आप सब मुझे सुन पा रहे हैं। चलिए, तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। मालवा सल्तनत में सबसे पहले हम शुरू करना चाहेंगे, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब दिल्ली में तुगलक डायनेस्टी चल रही थी, उसी समय कुछ यहाँ पे हमारी मालवा सल्तनत शुरू हुई। मालवा की सल्तनत जब यहाँ स्टार्ट हुई, आज हमारा टॉपिक है मालवा की सल्तनत। मैं हूं आपकी होस्ट दरक्षा लई खान। 1401 में हमने जब मालवा की सल्तनत यहाँ पे शुरू होते देखी, वहां साइमल्टेनियसली पैरेलल चल रही थी आपकी तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, मालवा सल्तनत में सबसे पहले आई गूरी डायनेस्टी। जैसे दिल्ली सल्तनत में अलग अलग डायनेस्टीज आती गई, खलजी डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, सेम उसी तरीके से मालवा सल्तनत की शुरुआत करने वाली जो सबसे पहली डायनेस्टी थी, दैट वाज गूरी डायनेस्टी। गूरी डायनेस्टी एक अफगानी डायनेस्टी थी और अफगानी डायनेस्टी होने के साथ साथ ये एक, आप कह सकते हो कि गवर्नर की शुरू करी हुई डायनेस्टी थी। गवर्नर की कैसे शुरू करी डायनेस्टी थी कि आपके जो नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक, आपके जो एक तुगलक रूलर थे, उनके बहुत ही एक अच्छे फेवरेट फॉलोवर गवर्नर हुआ करते थे, जिनका नाम था दिलावर खान गूरी। दिलावर खान गूरी को उन्होंने 1392 में गवर्नर बना के भेजा धार का। ठीक है, आप लोगों को डेट्स बताने से पहले एक चीज मैं और छोटी सी कंफर्म करना या क्लियर करना चाहती हूँ। देखिए, क्या होता है, हम लोग डेट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, बट अलग अलग हिस्टोरियंस का या अलग अलग स्कॉलर्स का या जो बुक राइटर्स होते हैं या जो इंटरनेट पे अवेलेबल मटेरियल होता है, उसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि डेट्स ऊपर नीचे हो जाती हैं। सो प्लीज काइंडली गो विद द फ्लो। आप स्टोरी पूरी सुनिए। अगर कहीं ऐसा कोई डेट है जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है, प्लीज आप कमेंट कीजिएगा एंड वी विल डेफिनेटली लुक इनटू इट। ठीक है, सो मालवा सल्तनत में नसीरुद्दीन शाह तुगलक ने सबसे पहले आपके दिलावर खान गूरी को यहाँ पे गवर्नर बना के भेजा। धार के वो गवर्नर हुआ करते थे 1392 में। 1392 के बाद 1398 में जब तिमूर लंग, आई होप सब जानते हैं तिमूर लंग को, वो एक बहुत बड़ा डिवास्टेटर कहा जाता है जिसने भारत पे आक्रमण किया। तो जब तिमूर लंग का आक्रमण हुआ 1398 में दिल्ली पे, तब नसीरुद्दीन महमूद वहां से लड़ने के बजाय वो वहां से भाग गया। भाग के वो जाता है कहां? सबसे पहले वो जाता है गुजरात के सुल्तान के पास, क्योंकि वो भी उसका दोस्त हुआ करता था। जब उसने देखा कि गुजरात से उसको कुछ बहुत ज्यादा खास रिस्पांस मिला नहीं है, तो वो वापस आ जाता है अपने प्रिय मित्र गवर्नर दिलावर खान गूरी के पास। दिलावर खान गूरी, क्योंकि उसका गवर्नर था, उसको बहुत प्यार से वापस ले लेता है और उसको अपना मालवा का सुल्तान डिक्लेयर कर देता है। नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक वहां पे मालवा के सुल्तान रहते हैं 1401 तक। आई होप आप सब लोगों को आवाज आ रही है और सब क्लियर चल रहा है। तो 1398 पे हम थे, तिमूर लंग का आक्रमण हो गया था। अब हम 1401 पे आ गए थे जब दिलावर खान गूरी ने नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक को अपना सुल्तान डिक्लेयर कर दिया था। 1401 तक नसीरुद्दीन महमूद शाह वहां पे सुल्तान रहते हैं और उनकी मृत्यु के बाद, और ओके, थैंक यू सो मच। उनकी मृत्यु के बाद 1401 में दिलावर खान गूरी खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देता है। सो मालवा सल्तनत अगर कही जाए तो दिलावर खान गूरी का आना तो 1392 में हो चुका था, लेकिन ऑफिशियली जो ये सल्तनत स्टार्ट होती है दैट वाज इन 1401। 1401 से 1406 तक दिलावर खान गूरी वहीं रहते हैं और उसके बाद उनके काफी छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस भी रहे आर्किटेक्चर में। एंड इन द मिडिल उन्होंने एक टाइटल भी अडॉप्ट किया था जो कि था अमित शाह दाऊद का। और अमित शाह दाऊद का टाइटल अडॉप्ट करने के बाद उन्होंने अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया था। और उसके बाद उन्होंने एक और जो मेजर कंट्रीब्यूशन किया था, जो मालवा सल्तनत में एक ही बार हुआ है, वो था धार से कैपिटल को लेकर मांडू आना और मांडू का नाम बदल के शादियाबाद कर देना। और हम जानते हैं कि शादियाबाद का मतलब होता है अ सिटी ऑफ जॉय। सो उन्होंने कैपिटल भी शिफ्ट किया था आपका धार से मांडू। उसके बाद इनका जो दूसरा कंट्रीब्यूशन आर्किटेक्चर में रहा है वो ये रहा है कि इन्होंने वहां दिलावर खान की मस्जिद का कंस्ट्रक्शन करवाया था और उसको हम लत मस्जिद भी कहते हैं। लत का मतलब होता है आयरन के पिलर्स, और क्योंकि वो मस्जिद काफी पिलर फॉर्म में है इसलिए उसको कहा जाता है लत मस्जिद। उसके बाद इनका जो
दिलावर खान की मस्जिद का जो कंस्ट्रक्शन कहा जाता है, ऐसा कहते हैं कि वो इंडिया का पहला मार्बल का कंस्ट्रक्शन था और मालवा में होने वाली पहली इस्लामिक कंस्ट्रक्शन भी इसी मस्जिद को कहा जाता है। दिलावर खान गूरी के बाद इनके बेटे आते हैं जिन्हें कहा जाता है हुसमुद्दीन होशंग शाह, या इनका दूसरा नाम अल्प खान था। अल्प खान इनका रियल नेम था। होशंग शाह को देखिए कहा जाता है कि वो पहले ऑफिशियल रूलर थे मालवा सल्तनत के, जो कि दिलावर खान गूरी तो गवर्नर हुआ करता था। गवर्नर होने के बाद वो सुल्तान बना और सुल्तान बनने के बाद जो ऑफिशियल मालवा सल्तनत का पहला रूलर कहा जाता है, जिसने खुद को प्रॉपर क्राउन वगैरह करवाया और अच्छे से वो एक रूलर के उसमें उभर कर आया, वो आपका अल्प खान था, जिसने आगे जाके जब क्राउन होने के बाद उसने उपाधि ली होशंग शाह की। होशंग शाह हमको सबको पता है, हम एमपी के रहने वाले हैं, कि होशंगाबाद है, जिससे पहले नर्मदापुरम कहा जाता था, वो आज का होशंगाबाद है और वो भी होशंग शाह के नाम पे ही है। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि होशंग शाह के काफी अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं आर्किटेक्चर में। मांडू पे जो मेन मांडू का फोर्ट है वो काफी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है आपका होशंग शाह का, वो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी, बट क्योंकि वो एक बहुत लंबा आर्किटेक्चर का पार्ट है, मैं बीच में स्टोरी को नहीं तोड़ना चाह रही हूँ, हम इसमें आगे बढ़ते हैं। मांडू का फोर्ट मैं आपको आगे बता दूंगी। हम आगे आते हैं, इनका जो छोटा सा कंस्ट्रक्शन था वो यहीं के यहीं देख लेते हैं। इट वाज जामा मस्जिद, या जिसे हम कहते हैं जामी मस्जिद, जो मांडू में ही है और शुरू हुई थी होशंग शाह ने करवाई थी और इनके बाद उसको कंप्लीट किया है खलजी डायनेस्टी। जैसे हमारी दिल्ली में खिलजी डायनेस्टी थी, KHILJI, वैसे ही मालवा सल्तनत की थी खलजी डायनेस्टी, KHALJI। ठीक है। सो खलजी डायनेस्टी के रूलर जो थे पहले, महमूद शाह खलजी, उन्होंने इस जामा मस्जिद को कंप्लीट करवाया था, जिसकी शुरुआत करवाई थी होशंग शाह ने। उसके बाद हिंडोला महल, जो कि आपके मांडू फोर्ट का या मांडू कॉम्प्लेक्स का एक पार्ट है और उस जमाने का ऑडियंस का चैम्बर हुआ करता था। देखिए, जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स होता है, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स होते हैं, वहां पे जो एक ऑडियंस का चेम्बर होता है, नॉट ऑडिटोरियम इज एक्चुअली एन चैम्बर, बट या जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें जो ऑडियंस का चैम्बर होता है, वैसे ही ऑडियंस के लिए चैम्बर हुआ करता था हिंडोला महल। उसके आगे हम आते हैं, एक काफी इंटरेस्टिंग सी कहानी है, मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वहां पे होशंग शाह का टोम भी है, जो टेम्पलेट कहा जाता है कि वो टेम्पलेट हुआ करता है। ताजमहल हमारा उसी को देख के बनाया गया है। सो एक कहानी है होशंग शाह की कि उसको चाहिए थे एटलीस्ट 100 हाथी। होशंग शाह को पता चला कहीं से कि उड़ीसा में जो राजा है उसके पास बहुत अच्छे हाथी हुआ करते हैं, तो उसने सोचा कि चलो ठीक है, मैं जाता हूं, मैं देखता हूं कि कैसे हाथी हैं। बट उसने सोचा कि क्योंकि वो लोग तो राजा थे, अब राजा होने के साथ साथ उनका यह था कि एक दूसरे के साथ गिफ्ट्स एक्सचेंज करना उनका बहुत कॉमन हुआ करता था। होशंग शाह ने उड़ीसा के राजा से कहा कि मुझे गिफ्ट में कुछ हाथी चाहिए। उड़ीसा के राजा ने मना कर दिया। होशंग शाह बड़ा नाराज, उसने कहा कि ऐसी क्या वजह है कि उसने मुझे हाथी देने से मना कर दिया। तो उसने एक स्टोरी खुद में ही बनाना शुरू करी। व्हाट ही डिसाइडेड कि चलो हम खुद चलते हैं मर्चेंट्स की तरह। वो वहां से निकले अपने कुछ सिपाहियों के साथ, मर्चेंट्स का लिबास घेर के, क्योंकि उड़ीसा में जैसे आज भी हमारे यहाँ हाट और बाजार लगा करते हैं, वहां पे भी लगा करते थे। ये जाता है वहां पे कुछ 1 महीने का सफर तय करके उड़ीसा के जजपुर पहुंच के अपने साथ काफी गिफ्ट्स भी लेके जाता है। गिफ्ट्स मतलब बेचने की चीजें, नॉट गिफ्ट्स, बिकॉज ही वॉज अ किंग और वो एज अ मर्चेंट जा रहा था। वो कुछ चीजें लेके जाता है जिसमें उसे मालूम था कि उड़ीसा के राजा को घोड़े बहुत पसंद है, वो भी ग्रे हॉर्सेस, स्पेसिफिकली ग्रे हॉर्सेस। तो वो अपने साथ लेकर जाता है घोड़े, कुछ चेस्टनट्स और ऐसे ही और दूसरी अच्छी अच्छी वस्तुएं जो उसको लगा कि शायद उड़ीसा के राजा को पसंद आएंगी। ठीक है, वो वहां लेके पहुंचता है और जैसे ही वो राजा उसको देखने के लिए आता है, वो उस राजा को ही कैप्चर कर लेता है। राजा को कैप्चर करके उससे बोलता है कि या तो तुम मुझे 100 हाथी दो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर राजा को उसको 100 हाथी देना पड़ते हैं। 100 हाथी देकर राजा उसको वहां से लेकर जाता है, मतलब उड़ीसा से पार करवाकर उसको मालवा पहुंचाता है। एंड इस तरह से कहा जाता है कि उसने उड़ीसा के राजा से अपनी चतुराई से हाथी लिए। ठीक है, उसके आगे हम आते हैं, ये आपकी हाथियों की कहानी हो गई। सो आपका लास्ट, आपके 3 रूलर्स आए, मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रही हूं। आपके मेजरली 3 रूलर्स आए,
गौरी डायनेस्टी में पहला था दिलावर खान गौरी, जो कि फाउंडर था। उसके बाद सेकंड था उसका बेटा होशांग शाह, या जिसको हम कहते हैं अल्प खान। उसके बाद तीसरा जो रूलर था वो था मोहम्मद। मोहम्मद की हत्या करके महमूद खलजी जो था वो आपका पावर में आता है, और यहां से शुरुआत होती है आपकी खलजी डायनेस्टी की। खलजी डायनेस्टी, महमूद शाह खलजी जो था, इसका जितना भी ज्यादातर कंट्रीब्यूशन रहा है थोड़ा बहुत डायनेस्टी में, वो सिर्फ इतना रहा है कि उसने लड़ाइयां ही लड़ाइयां की हैं, जस्ट लाइक हमारा बाबर। उसने बस जंगे की। हार्डली उसका एक ही कंट्रीब्यूशन रहा है यहाँ पे, अशरफी महल। जामी मस्जिद के सामने जो अशरफी महल था वो पहले मदरसा हुआ करता था। अब तो डेफिनेटली इट इज अ महल, बट आइडियली वो मदरसे के तौर पे ही बनवाया गया था। एंड अशरफी महल की एक काफी इंटरेस्टिंग सी ये भी कहानी है कि ये जो आपके राजा थे महमूद खलजी, इनकी जो रानियां थी वो बहुत ज्यादा मोटी थी। ठीक है, मोटी से मतलब कि देवर लाइक वेरी आलसी, एंड वो बिल्कुल चलत फिलत नहीं करती थी। ये हमें वैसे भी पता है कि जो राजा थे उनका काम था सिर्फ खाना और एंजॉय करना, दैट्स इट। ठीक है, तो उनकी जो रानियां थी, राजा साहब को लगता था कि वो बहुत ज्यादा मोटी हैं। अशरफी महल की इन्होंने जो सीढ़ियां बनवाई थी वो इतनी ज्यादा सीढ़ियां बनवाई थी, और अपनी रानियों को लालच भी दिया था कि जो भी रानी इन सीढ़ियों पे जाएगी और सबसे पहले उतर कर आएगी, मैं उसे एक अशरफी दूंगा। ये भी कहा जाता है कि शायद इसलिए उसका नाम अशरफी महल पड़ा। ऑल दीज आर स्टोरीज। जी, मांडू की जो जामा मस्जिद है उसके सामने है ये अशरफी महल, जो कि एक इनिशियली एक मदरसा ही था। ठीक है, और वो मदरसा जो उन्होंने बनाया था, जो अशरफी महल उन्होंने बनवाया था, वो राणा जो थे, चित्तौड़ के जो राणा थे, उनसे जो इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां करी थी, उसमें ये जो जीत गए थे, तो उसके बाद उन्होंने अशरफी महल का कंस्ट्रक्शन करवाया था। ठीक है, महमूद खिलजी के बाद इसमें जो सेकंड आते हैं दैट इज गयासुद्दीन शाह खिलजी। गयासुद्दीन शाह खिलजी का जो कंट्रीब्यूशन कहा जाता है वो एक काफी अनोखा सा कंट्रीब्यूशन कहा जाता है। उन्होंने एक रेसिपी बुक लिखवाई थी, या जिसे हम कहते हैं कुक बुक, या जिसमें हम हमारे खाने की सारी रेसिपीज होती हैं। तो उस समय की, उस मिडाइवल एरा की वो एक कुक बुक है, जो कि जहां तक अभी मैंने पढ़ा है, आई डोंट थिंक कि शायद किसी रूलर ने, शायद किसी इंडियन रूलर ने ऐसा, मुझे नहीं मालूम कि ऐसा इनिशिएटिव लिया हो कि उन्होंने कुक बुक बनवाई हो। तो एक कुक बुक गयासुद्दीन शाह खिलजी ने स्टार्ट करवाई थी, जो आगे जाके इनके जो आगे आने वाले नेक्स्ट रूलर हैं उन्होंने खत्म करवाई, जिनका नाम था नसीरुद्दीन शाह खिलजी। और नसीरुद्दीन शाह खिलजी ने इस बुक का नाम अपने ही नाम पे रखा, जिसका नाम था निम्मतनामाए नसीरुद्दीन शाही। निम्मतनामाए नसीरुद्दीन शाही इस बुक का नाम था। और तारीख फिरिश्ता एक बुक थी जो एक पर्शियन हिस्टोरियन था, उसने लिखी थी, जिसका नाम था फरिश्ता। और इसने तारीख फिरिश्ता के अंदर गयासुद्दीन के टाइम के जो हैपनिंग्स हुआ करती थी, लाइक जनरली हमें पता है सबका एक कोर्ट पोएट हुआ करता था, तो ये इनके कोर्ट पोएट थे जो इनके लिए पर्शियन में तारीख फिरिश्ता में उस समय लिखा करते थे। आगे हम जाते हैं, इनका जो पैलेस था वो हमारे मांडू कॉम्प्लेक्स जो है, हमारा मांडू फोर्ट का जो कॉम्प्लेक्स है, उसमें जो जहाज महल है वो इनका पैलेस हुआ करता था। उसके बाद ये काफी बड़े मुरीद थे मोइनुद्दीन चिश्ती के, और इन्होंने मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए एक 23 मीटर ऊंचा दरवाजा बनवाया था अजमेर शरीफ में, जिसे हम कहते हैं बुलंद दरवाजा। गयासुद्दीन के बाद जब गयासुद्दीन बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो गए, या बहुत ज्यादा ऑलमोस्ट डेथ बेड पे थे, उस समय इनके दो बेटे थे, एक थे अलाउद्दीन और एक थे नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन इनका बड़ा बेटा था, उसके बाद था अलाउद्दीन। तो दोनों बेटों के अंदर काफी एक घमासान कशमकश चल रही थी, या युद्ध चल रहा था कि अब बाबा के बाद कौन गद्दी पे आएगा। सो नसीर, जैसे कि पहले किया जाता था, डिस्कशंस तो होते नहीं थे, मारकाट होती थी। तो भाई नसीरुद्दीन ने अपने छोटे बेटे अलाउद्दीन खिलजी को मर्डर कर दिया, एंड वो गद्दी पे आ गए। अब नसीरुद्दीन शाह चल रहे हैं गद्दी पे। नसीरुद्दीन शाह का भी एज सच कोई बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा नहीं हिस्ट्री में। जनरली इन्होंने इनका कहीं ऐसा, मैंने ऐसा युद्ध का भी नहीं पढ़ा कि इन्होंने कोई बहुत ज्यादा मेजर युद्ध किए हैं। छप्पन महल का कंस्ट्रक्शन करवाया था इन्होंने, वही 56 महल जो आपका उधर है मांडू फोर्ट में,
और शुरुआत करवाई थी नसीरुद्दीन शाह खिलजी ने, और इसको खत्म करवाया, इसका फाइनल रैप अप करवाया मुगल्स ने। उसके बाद आपके जो पहले, मैं एक बार रिवाइज कर रही हूं, हमारे जो पहले रूलर थे खिलजी डायनेस्टी के, वो थे महमूद खिलजी फर्स्ट। सेकंड आए रियाजुद्दीन खिलजी, रियाजुद्दीन शाह खिलजी। थर्ड आए नसीरुद्दीन शाह खिलजी। नसीरुद्दीन शाह खिलजी के बाद आते हैं आपके चौथे रूलर जो होंगे महमूद शाह सेकंड। महमूद शाह सेकंड का कहा जाता है कि महमूद शाह सेकंड ने सरेंडर कर दिया था सुल्तान के गुजरात को। अब इन्होंने सुल्तान के गुजरात को क्यों सरेंडर किया, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, हम वो देख लेते हैं। 1930 में जब बहादुर शाह कौन है? मेरी आवाज आप लोगों को ऑडिबल है ना? बिकॉज मैंने अभी दोबारा से क्रॉस चेक नहीं किया है। हम आगे कंटिन्यू करते रहे। हम आगे कंटिन्यू करते रहे। ओके, ठीक है। सो महमूद शाह सेकंड ने 1530 में सरेंडर कर दिया था, जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने सरेंडर कर दिया था गुजरात के बहादुर शाह को। तो सरेंडर करने के पीछे उनकी जो कहानी थी वो ये थी कि बहादुर शाह, ओके सॉरी, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो गया। बहादुर शाह जाते हैं नगौर में ये मिलते हैं डूंगरपुर के पृथ्वीराज से, और ये मिलते हैं चित्तौड़ के राजा रतन सिंह से। तो ये दोनों, दोबारा रिपीट कर रही हूं, बहादुर शाह जो गुजरात के उस टाइम पे रूलर थे, वो जाते हैं नगौर में वो मिलते हैं राजा रतन सिंह जो कि चित्तौड़ के थे उनसे, और डूंगरपुर के पृथ्वीराज से। वो दोनों इन्हें बताते हैं कि हमको आजकल महमूद शाह ने बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है, वो हम पे आके कभी भी अटैक कर देता है और हम उससे बड़े परेशान हैं। तो आपके जो बहादुर शाह हैं वो कहते हैं महमूद से कि तुम आओ भाई और मिलो मुझसे आके। तो महमूद कहता है जी बिल्कुल मैं आता हूं, बट महमूद वहां पे जाता नहीं है। तो बहादुर शाह कहते हैं कि ठीक है, तुम मेरे पास नहीं आ रहे हो, मैं खुद ही तुम्हारे पास आ जाता हूं। तो बहादुर शाह क्या करता है, ये अपनी आर्मी लेकर खुद पहुंच जाता है मांडू, और वहां पे जाके ये मांडू के किले पे कब्जा कर लेता है। मांडू के किले पे ये कब्जा करता है और ये कैप्चर कर लेता है मांडू का फोर्ट, और वहां पे महमूद शाह को भी कैप्चर कर लेता है, उसके साथ बेटों को भी कैप्चर कर लेता है। ये सारी घटना होती है 1530 से लेकर 1531 के बीच में। ठीक है, अब आ जाता है आपका ये थोड़े से पीरियड के लिए, मतलब ये इतने टाइम में जो बैटल हुई और इन्होंने कैप्चर किया, तो ये आपके जो सुल्तान थे, आपके सुल्तान आ जाते हैं मालवा के अंदर। थोड़े टाइम के लिए आपके सुल्तान यहीं पे रहते हैं। सुल्तान के बाद आता है यहाँ पे ऑफ कोर्स आपके, इनका जो पूरा नाम है मैं आपको वो भी बता दूं, ये किस डायनेस्टी के थे। इनका पूरा नाम था कुतुबुद्दीन बहादुर शाह इनका पूरा नाम था, और ये गुजरात में मुजफ्फरिद डायनेस्टी, MUZZFARID, मुजफ्फरिद डायनेस्टी के ये सुल्तान हुआ करते थे। 1531 से 1535 के बीच में यहाँ पे इनका रूल रहता है। बहादुर शाह ऑफ गुजरात मुगल नहीं थे, ये मुजफ्फरिद डायनेस्टी के रूलर थे। जैसे मैंने आपको अभी क्लियर किया कि ये मुजफ्फरिद डायनेस्टी के रूलर थे। वहां पे एक डायनेस्टी चल रही थी गुजरात में, हमारे मुगलों की पैरेलल डायनेस्टी थी ये, और अभी तक ऐसा कहीं नहीं है कि ये मुगल्स का ही पार्ट थे। ठीक है, सो मुजफ्फरिद डायनेस्टी के सुल्तान हुआ करते थे ये, और क्योंकि ये 31 से 35 तक रहे, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लिंक आने वाली है बीच में, इसलिए मैं 2 मिनट के लिए रोक के आपको पैरेलल लेके जाना चाहती हूँ दिल्ली। अगर हम बात करें उस समय में वहां हुमायूं चल रहे थे, राइट। अब 1935 से 1940 तक यहाँ पे आ जाएगा मालवा में हुमायूं, और हुमायूं यहाँ पे कैसे आता है और क्यों आता है। 35 में क्या होता है कि हुमायूं को मालूम चलता है कि उसके 2 बहुत मेजर जो एनिमीज हैं वो डेवलप हो रहे हैं। कहाँ? गंगा बिहार वो वाले पोर्शन में आ रहा है आपका शेरशाह सूरी, और यहाँ पे आपका साउथ वेस्ट से आ रहा है सुल्तान बहादुर ऑफ गुजरात। तो इस चीज से परेशान हुमायूं ने सोचा अब कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि शेरशाह सूरी बहुत पावरफुल था, वो हम आगे जानते हैं चौसा में उसका जो भी कुछ हुआ था। हाँ जी, 1935
ओ सॉरी, इफ मैंने 1935 बोल दिया, इट्स 1335 से 1340। तो क्योंकि सुल्तान बहादुर शाह जो थे, शेरशाह सूरी, ओके, सो शेरशाह सूरी के साथ ये हुआ था कि हुमायूं को मालूम था कि शेरशाह सूरी जो है वो काफी स्ट्रांग है। उसने सोचा अभी शेरशाह सूरी के लिए थोड़ा ब्रेक लगाते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर हुमायूं। ओहो, प्लीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछिए। आप इस तरह से बीच में कुछ और पूछते हैं तो मेरा लिंक टूट जाता है। 1935 को मैं ऑलरेडी करेक्ट कर चुकी हूँ, बाकी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे मैं उनको यहाँ, अगर बिल्कुल कुछ स्पेसिफिक है तो अदरवाइज पूछे, अदरवाइज हम आगे चलते हैं, ठीक है। सो 1935 में जब उनको ये रियलाइज हुआ कि शेरशाह सूरी उनके लिए काफी मेजर थ्रेट रहेगा, तो उन्होंने सोचा मैं पहले ऐसा करता हूं, मैं पहले जाकर सुल्तान ऑफ बहादुर को देख लेता हूं। तो गुजरात के टाइम, मतलब आपके जो बहादुर है, उनके टाइम उनके सामने उस वक्त ये प्रॉब्लम हो रही थी कि उनको पोर्टुगीज का भी थ्रेट था। तो इधर से हुमायूं, यहां से पोर्टुगीज। तो उन्होंने ये सोचा कि मैं ऐसा करता हूं कि बहादुर ने ये सोचा कि मैं ऐसा करता हूं, मैं पोर्टुगीज को नीचे का हिस्सा दे देता हूं ताकि वो मेरे साथ आ जाए और थोड़ा सा खामोश रह के हम दोनों मिलकर हुमायूं पर अटैक कर देते हैं। मीनवाइल ये सब प्लानिंग चल रही थी, हुमायूं को पता चल जाता है। 1935 में हुमायूं क्या करता है, अपनी वहां से फोर्सेस लेकर कुछ एक आध महीने के अंदर वो मांडू आ जाता है और यहां आके वो अटैक कर देता है आपका सुल्तान ऑफ गुजरात पे। मांडू मैंने इसलिए बोला क्योंकि सुल्तान ऑफ गुजरात अभी मांडू में है। वो आते हैं यहाँ पे, वो यहाँ अटैक कर देते हैं। अटैक करने के बाद वो आपका चंपारण ले लेते हैं, इस तरफ वाला अपना, और मांडू मतलब उनका भी ले लेते हैं और जो उन्होंने हमारा लिया था वो भी ले लेते हैं। 1935 में ये सब होता है, हुमायूं आपका इधर आ जाता है। अब 1935 से कहा जाता है कि 1335 से कहा जाता है कि 1340 तक आपका हुमायूं यहाँ पे रहता है। लेकिन मीनवाइल 1339 में आपका चौसा का युद्ध हो जाता है, ठीक है। सूरी और हुमायूं ये दोनों आपके आमने सामने हैं, राइट। अब क्या होता है, हमको सबको मालूम है कि हुमायूं हार जाता है, फिर वो सिंध चला जाता है। अब यहां से आपका बहादुर शाह तो जा चुका है, अब आपका हुमायूं भी जा चुका है, अब हमारे पास यहाँ पे कोई भी नहीं बचा। तो अब क्या होगा, वो जो बीच का टाइम रहा 1340 से लेकर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं जहां जहां 19 बोलूं वहां वहां आप लोग समझ जाइएगा कि वो 13 ही है, ठीक है। बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभार मॉडर्न और मिडाइवल की सब डेट्स याद करने में। सो 1340 से लेकर 1342 तक, अब ये जो बीच का छोटा सा टाइम पीरियड था 2 साल का, इस समय यहां पर आता है एक नया नाम जिसे हम कहते हैं कादिर शाह। कादिर शाह कौन था? हमने गूरी डायनेस्टी के बाद जब खलजी डायनेस्टी पढ़ी, तो खलजी डायनेस्टी के अंदर, यस आई नो, आई एम सॉरी, इट्स 1539, खलजी डायनेस्टी का एक ऑफिसर था जिसका नाम था कादिर शाह। तो कादिर शाह आता है, ये जो बीच का टाइम पीरियड रहा जब हमारी मालवा में कोई भी नहीं था, तब इस समय आता है आपका कादिर शाह। कादिर शाह का रूल चलता है, जिसका ओरिजिनल नाम मल्लू खान भी था, उसका रूल चलता है 1340 से 1342 तक। अब हम वापस से जाते हैं हमारे दिल्ली की तरफ। अब 40 में शेरशाह सूरी आया। शेरशाह सूरी अभी है जब तक दोबारा से आपका 1556 में हुमायूं वापस नहीं आ जाता, 1555 में एक्चुअली, जब तक हुमायूं वापस नहीं आ जाता तब तक वहां पे शेरशाह सूरी है। अब क्योंकि उन दोनों में लड़ाई ही ऐसी थी कि हुमायूं का सारा जो राजपाट था वो शेरशाह ने चाहा कि मेरा हो जाए। फिर क्योंकि वो काफी अच्छा रूलर था तो उसने चाहा कि मेरा जो एम्पायर है वो आगे बढ़े, ठीक है। सो 1342 में अपना एम्पायर आगे बढ़ाते बढ़ाते शेरशाह सूरी वापस आ जाता है हमारे मालवा में कादिर शाह था। कादिर शाह को वो हराता है और हराने के बाद अपना ही एक गवर्नर जिसका नाम था शुजात खान, उसको यहां पे पोस्ट करके चला जाता है 1342 में। 1342 से 1355 तक ये यहां पे रूल करता है शुजात खान। अब 1355 में वहां पे आपका हुमायूं वापस आ जाता है सिंध से। 1355 में जब आपका शुजात खान की यहाँ पे डेथ होती है तो उसका बेटा जो है बाज बहादुर, वो आपको ओवरटेक कर लेता है। अपने पापा को ओवरटेक करके बाज बहादुर हमारे पावर में आ जाते हैं। एंड बाज बहादुर के लिए कहा जाता है कि मालवा सल्तनत के आखिरी रूलर हुआ करते थे। मैं आप लोगों का रिविजन एक बार विद डेट्स करा दूंगी। अभी हम स्टोरी की तरफ वापस से आते हैं।
1542 में जब आपके शेरशाह सूरी को, या सॉरी, आई नो दैट, मुझे पता है देयर इज अ प्रॉब्लम विद डेट्स के साथ एक्चुअली प्रॉब्लम लिखने में नहीं आई है, मैंने सही डेट्स सर्च करके सही डेट्स ही लिखी हैं, प्रॉब्लम सिर्फ मेरे बोलने में आ रही है, वो मुझे पता है। मैं आगे जब आप लोगों का रिवीजन लास्ट में करवाऊंगी तब मैं पूरी प्रॉपर बुक में एक एक डेट देख के आपको बता दूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट, प्लीज लेट्स गो विद द स्टोरी। सो शुजात खान जो कि गवर्नर थे शेरशाह सूरी के, जब उनकी डेथ हुई तो उनके बाद बाज बहादुर आए। बाज बहादुर ने खुद को इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर दिया क्योंकि वहां पे आपके हुमायूं की डेथ हो गई थी। जैसे कि आपने बोला कि 16th सेंचुरी थी, 1555 का टाइम था, हुमायूं की डेथ हो चुकी थी। हुमायूं की डेथ के बाद बाज बहादुर खुद को इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर देता है और ये आ जाता है प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन में कि अब तो ये सब कुछ मेरा ही है। ठीक है, 1561 में आप लोग 1561 में बाज बहादुर ने जब वो यहाँ पे रूल कर रहे थे तब उन्होंने एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस किया जो कि था अकबर का चैलेंज। ठीक है, हुमायूं के बाद शेरशाह सूरी के बाद दोबारा से हुमायूं, जैसा प्रॉब्लम आया था दिल्ली में, सेम वही प्रॉब्लम एडमिनिस्ट्रेशन में हर एक चीज में हमारे इधर भी आया, क्योंकि हमारे इधर भी वो लोग आ चुके थे। ठीक है, तो बाज बहादुर को अकबर ने अटैक करवाया और उस टाइम पे उन्होंने अपने फॉस्टर ब्रदर, जिन्हें हम जानते हैं आदम खान को भेजा। आदम खान के साथ थे पीर मोहम्मद। तो आदम खान और पीर मोहम्मद ने दोनों ने आके मालवा पे अटैक किया। बाज बहादुर यहां से भाग के नीचे चले गए बुरहानपुर खानदेश, और उनके भागने के बाद पीर मोहम्मद भी वहीं पे थे, आदम खान भी वहीं पे थे। ऐसा कहा जाता है कि आदम खान वहां के लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करने लगा था, और परेशान करने की वजह से वो सुल्तान के नाम पे, जो अकबर थे, अकबर के नाम पे बहुत ज्यादा पैसे लूटा करता था, लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करा करता था। और अकबर एज अ किंग या अकबर एज अ कैरेक्टर हम सब जानते हैं कि वो कितना अच्छा रूलर था। तो ये सब चीज अकबर को अच्छी नहीं लगी। अकबर आता है इधर, यहां से आदम खान को हटाता है, और आदम खान को हटाकर पीर मोहम्मद को बोलता है कि तुम जाओ नीचे मतलब खानदेश। ठीक है, तुम खानदेश जाओ और जाके बाज बहादुर को या तो मार कर आओ या लेकर आओ, जो भी था। जब पीर मोहम्मद और नीचे जाता है, तब तक क्या हुआ था कि आपके जो बाज बहादुर साहब थे, इन्होंने 2 और लोगों के साथ मिलकर अपना एक अलायंस बना लिया था, और वो शायद इंतजार में बैठे थे या तो अटैक होने के या अटैक करने के। ठीक है, तो ये जब जाते हैं नीचे तो इनका 2 लोगों के साथ अलायंस बन चुका था। पहला जो अलायंस में थे, इनके थे मीरान मुबारक शाह सेकंड, जो कि खानदेश के रूलर थे, और दूसरे थे तुफल खान ऑफ बिरार सल्तनत के थे तुफल खान। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर, मीरान मुबारक शाह और तुफल खान और बाज बहादुर, इन तीनों ने मिलकर आपके जो पीर मोहम्मद था उसको हरा दिया। हराने के बाद बाज बहादुर को उसका किंगडम वापस से मिल गया, जो कि ये काफी शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए था। 1561 में अकबर ने एक और आर्मी भेजी, जिसको अब लीड कर रहे थे अब्दुल्ला खान उज़्बेक। अब्दुल्ला खान ने अपना जो मालवा बाज बहादुर के पास गया था उसको दोबारा से रीगेन कर लिया, और रीगेन करने के बाद आपका बाज बहादुर दोबारा से भाग जाता है, वो फिर से भाग जाता है, और भागने के बाद 62 में वो लड़ाई होती है, 62 में वो भागता है और 1907 में जाकर वो दोबारा से सरेंडर कर देता है। उसके बाद अकबर उसको 2000 का मनसबदार बना लेता है, और फाइनली आपकी जो मालवा सल्तनत है ये आके किससे मिल जाती है, मेन मुगल से। और ऐसा कहा जाता है कि जो मुगल सल्तनत थी वो काफी अलग अलग इंडिपेंडेंट, जो उनकी छोटे छोटे सूबा हुआ करते थे, उनमें काफी इन्वॉल्व रहती थी, और अपने सूबों का वो बहुत ज्यादा व्हाट शुड आई से, एनीवेज, तो आई जस्ट वांट टू से कि मालवा सूबा जो था वो हमारे मुगल्स का एक काफी प्रॉस्पर सूबा था, बहुत अच्छा फला हुआ सूबा, एंड इन्होंने अब्दुल्ला खान को उसका पहला गवर्नर बनाया। सबसे ज्यादा प्रॉस्परस सूबा हुआ मुगल्स का मालवा सूबा। उसके बाद इन्होंने अब्दुल्ला खान को अपना पहला गवर्नर बना दिया। तो ये कुछ इस तरह से कहानी चली थी, और जो कि शुरू हुई थी गूरी डायनेस्टी के दिलावर खान गूरी से, और खत्म हुई आके बायज़िद बाज बहादुर पे। एंड काफी शॉर्ट सी थी ये मालवा सल्तनत, इतना ज्यादा इसमें कुछ था नहीं।
आगे हम इसके अंदर मैं आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रही हैं, इनकी जो पेंटिंग्स थी, इनके जो आर्किटेक्चर था, मैं आपको वो कवर करवाती हूँ। और उसके बाद हम, क्योंकि आप सब लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई है डेट्स में, तो मैं डेट्स को एक बार दोबारा से रिवाइज करवाऊंगी। पहले हम इसका जो आर्किटेक्चर था वो देख ले, बिकॉज इसका काफी इंपॉर्टेंट पार्ट बचा है, जो कि मांडू फोर्ट है आपका, वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है और वो अभी रह गया है। मैं एक बार वो कवर करवाती हूँ, उसके बाद हम लोग दोबारा से एक बार रिवाइज करेंगे और इस रिविजन में आई होप आपकी डेट्स क्लियर हो जाएंगी। चलिए, सो मालवा की कुछ पेंटिंग्स हैं जो कि बहुत फेमस हैं। आई होप एवरीबॉडी इज कनेक्टेड। मालवा की जो पेंटिंग्स हैं, 1439 में एक पेंटिंग थी जिसको कल्प सूत्रा कहते थे। वो आजकल के हमारा नेशनल म्यूजियम जो कि न्यू दिल्ली में है वहां पे है। और ये जो पेंटिंग बनी थी महमूद शाह फर्स्ट के टाइम पे बनाई गई थी। उसके बाद एक डिक्शनरी, मतलब मालवा सल्तनत में जो रूलर्स रहे ना, उन्होंने काफी इंटरेस्टिंग चीजें करी हैं। कुक बुक का लिखना और पेंटिंग्स तो जनरली सबने बनाई हैं, बट कुक बुक का लिखना, डिक्शनरी बनाना। एक डिक्शनरी बनाई गई थी जो कि बहुत रेयर वर्ड्स की डिक्शनरी जिसे कहा गया है, और वो बनाई थी मिफ्ताउल फजल ने। मिफ्ताउल फजल ने एक डिक्शनरी बनाई थी। उसके बाद हाजी मोहम्मद ने एक पेंटिंग पेंट करी थी नसीरुद्दीन शाह के लिए, जिसका नाम था बुस्तान, द बुस्तान, BUSTAN, बुस्तान। ठीक है, आई विल ऑल्सो राइट इट डाउन फॉर यू, डोंट वरी। उसके बाद एक और नसीरुद्दीन शाह ने एक और मैन्यूस्क्रिप्ट लिखवाई थी जिसे कहा गया है अजैब उस सनती। थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, मैं आप लोगों को ये सब लिख दूंगी, इसके लिए परेशान मत होइएगा। और मेजर हमारे लिए ये है कि हम एक बार जरा सुन लें, तो क्योंकि थोड़ा बहुत सर्च करके तो आप लोग भी स्पेलिंग्स निकाल सकते हैं, बट स्टिल मैंने ये कोशिश की थी कि क्योंकि हम आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं तो हमारा ऐसा कुछ भी पॉइंट ना हो जो मिस आउट हो जाए। सो मैं आप लोगों को एक बार ये बताती हुई चल रही हूँ। उसके बाद एक मालवा आर्किटेक्चर में ही एक दो एक्चुअली मस्जिद बताई जाती हैं, दो मस्जिदें ऐसी बताई जाती हैं जो पुराने मंदिरों के ऊपर बनाई गई थी। तो उनका जो आर्किटेक्चर है वो उसी शक्ल का है, लाइक यू कैन अंडरस्टैंड। जब एक मस्जिद और एक मंदिर का हाइब्रिड होगा तो कुछ उस तरीके की वो मस्जिदें हैं। ठीक है, एक है कमल मौला मस्जिद जो कि धार में है, और एक है मलिक मुगज खान मस्जिद जो कि 1452 में बनाई गई थी। सो ये दो मस्जिदें ऐसी हैं जो काफी हाइब्रिड हैं। इट इज अ मिक्सचर ऑफ मंदिर एंड मस्जिद। ओके, सो द नेक्स्ट इज मांडू फोर्ट। हम मांडू फोर्ट की बात इसलिए कर रहे थे, मैंने ये पूरा अलग से इसलिए कवर किया बिकॉज इट इज अ वेरी बिग कॉम्प्लेक्स, और उसके मैं आपको हर एक चीज तो डेफिनेटली नहीं बता पाऊंगी बिकॉज वो हमारे लिए इतना जानना इंपॉर्टेंट होगा भी नहीं। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं दैट आई जस्ट लेट यू नो। सो मांडू फोर्ट के कुछ 10 दरवाजे हैं, और 10 दरवाजों में से सबसे पुराना दरवाजा जो है, जो हमारा नॉर्दर्न गेटवे कहा जाता है, उसे हम दिल्ली दरवाजा भी कहते हैं। इस कॉम्प्लेक्स की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत या सबसे इंप्रेसिव जो इमारत है वो है आपकी जामी मस्जिद, जो मैंने आपको बताया था कि होशंग शाह ने शुरू करवाई थी और महमूद खिलजी ने खत्म करवाई थी। उसके बाद आ जाता है आपका अशरफी महल, जो कि भी हम कंप्लीट कर चुके हैं पूरी स्टोरी के साथ। तीसरा जो हम उस पे आते हैं वो है आपकी दरिया खान की टॉम्ब। दरिया खान वॉज अ मिनिस्टर ऑफ महमूद खिलजी सेकेंड। महमूद खिलजी सेकेंड जो हमने पढ़ा था लास्ट में, महमूद शाह जो आपका था जिसने बहादुर को सरेंडर किया था, वो आपका महमूद खिलजी सेकेंड था। ठीक है, तो उसका एक मिनिस्टर हुआ करता था दरिया खान। दरिया खान की टॉम्ब भी वहीं पे है। उसके बाद आता है आपका दाई का महल। दाई के महल के बाद आपका एक जाली महल भी है। मांडू फोर्ट में आपका एक जाली महल है। जाली इज नथिंग मोर देन जो हम लोग पुराने जमाने के घरों में या पुराने जमाने की इमारतों में देखा करते थे, जो ज्योमेट्री का एक स्ट्रक्चर हुआ करता था, बड़ा खूबसूरत सा जो दिखता था, वही जाली, दैट इज द जाली। तो ये पूरा जाली का महल है जो कि बहुत सुंदर सा दिखता है। उसके बाद छप्पन महल का मैंने आपको बताया था कि छप्पन महल का जो कंस्ट्रक्शन था वो नसीरुद्दीन खिलजी ने स्टार्ट करवाया था और मुगल्स ने इसको खत्म करवाया था। इसके कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि ये रेड स्टोन का बना हुआ है, और 1956 में इसे मेजर बार्नेस ने रिन्यू करवाया था। और मेजर बार्नेस
BARNES, मेजर बार्नेस। मेजर बार्नेस के इसको रेनोवेट या इसको रिन्यू करवाने की वजह से इसे बार्नेस की कोठी भी कहा जाता है। उसके बाद इसके अंदर बाज बहादुर पैलेस है, हाथी महल है, तवेली महल है। तवेली महल इज नथिंग मोर देन अ तवेला, ठीक है, तवेला या तबेला जिसे हम कहते हैं, तो वही है ये तवेली महल। उसके बाद रानी रूपमती का पवेलियन भी यहीं पे ही है। अच्छा, रानी रूपमती और बाज बहादुर की कहानी तो हम सभी को मालूम है। ऐसा ये भी कहा जाता है कि क्योंकि आदम खान आ गया था उस टाइम पे जब इसको अकबर ने यहाँ पे भेजा था बाज बहादुर के साथ लड़ाई करने के लिए, और आदम खान यहीं पे रह गया था, तो आदम खान रूपमती बिकॉज वो बहुत ज्यादा सुंदर थी, और उस सुंदर होने की वजह से आदम खान चाहता था कि वो किसी तरह रूपमती से शादी कर ले या किसी तरह रूपमती को हासिल कर ले। तो इसी की वजह से रूपमती ने, कहते हैं कि उसने सुसाइड कर लिया था, ठीक है। सो ये रूपमती की एक ऐसी स्टोरी भी है। आप लोग चाहते थे कि मैं मालवा आर्किटेक्चर की जो मस्जिदें हैं उनका नाम दोबारा से रिपीट कर दूं, तो पहली मस्जिद का नाम था कमल मौला, कमल फूल वाला कमल, मौला, कमल मौला मस्जिद। एंड द सेकेंड इज मलिक मुगीस खान, ये किसी का नाम है, मुगीस खान मस्जिद, ठीक। मेजर आपको आर्किटेक्चर में बताना था वो ऑलमोस्ट हो चुका है। अगर आप लोग कहें तो मैं आप लोगों को विथ डेट्स एक बार दोबारा से ये सब रिपीट करवा दूं, इफ यू वांट मी टू। शैल वी, प्लीज मुझे बता दीजिए, अदरवाइज फिर यहीं मैं कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस लेकर और इसे रैप अप करूंगी। ओके, चलिए ठीक है, तो हम इसको एक बार रिपीट कर देते हैं। आई नो आप लोगों को सबको डेट्स लिख रहा होंगी, मुझे भी डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट लगती हैं, तो हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, ठीक है, चलिए। सो मैंने ये आपको बताया था, मैं दोबारा से पूरा रिपीट करवा रही हूँ, राइट। मालवा सल्तनत ने कुछ 170 साल मालवा को दिए हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहली थी छप्पन महल। एक्सप्लेन कर दूं? ओके, देखिए छप्पन महल कुछ नहीं है। छप्पन महल का जो कंस्ट्रक्शन है वो नसीरुद्दीन ने स्टार्ट करवाया था और उसको मुगल्स ने खत्म करवाया था, ठीक है। छप्पन महल एक रेड लाल पत्थर का बना हुआ महल है, और वहां पे नसीरुद्दीन खिलजी की कुछ ऑफिसर्स की कब्रें भी हैं। उसके बाद 1956 में, बिकॉज इतना पुराना महल है तो हो सकता है कि वो खराब हो गया हो, तो ये डेट सही है, 1956 में मेजर बर्नेस ने उसको रिन्यू कराया था, दोबारा से उसको सही कराया था। तो उनके ये रेनोवेट कराने के बाद उसका नाम जो था वो मेजर बार्नेस कोठी भी पड़ गया है। आई एम सॉरी अगर आप लोगों को कुछ आवाजें आ रही हो तो प्लीज थोड़ा सा बियर कर लीजिएगा। बार्नेस कोठी भी उसको कहा जाता है। आई होप ये छप्पन महल आपको क्लियर है, इससे ज्यादा छप्पन महल में ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो अब हम वापस आ जाते हैं हमारे डायनेस्टीज पे। तो सबसे पहले हमारी जो डायनेस्टी आई वो थी आपकी गूरी डायनेस्टी। 1401 से 1436 तक ये आपकी डायनेस्टी चली थी। ओके, ठीक है। 1401 से 1436 तक आपकी ये डायनेस्टी चली थी, जिसमें दिलावर खान गूरी का कहा जाता है कि उनका जो रेन स्टार्ट हुआ था एज अ गवर्नर, वो जो आए थे मालवा में, वो 1392 से शुरू हो चुका था। लेकिन उनका जो सुल्तान था महमूद शाह तुगलक, उनका जो सुल्तान था, उसके खत्म होने के बाद 1401 में उन्होंने ऑफिशियली खुद को वहां का रूलर डिक्लेयर किया। 1401 से 1406 तक यहाँ पे दिलावर खान गूरी रहते हैं। 1406 से 1436 तक आपके हुसमुद्दीन होशंग शाह आते हैं। होशंग शाह के बाद उनके बेटे होते हैं मोहम्मद। मोहम्मद को मार के आपके जो महमूद खिलजी फर्स्ट थे वो 1436 पे यहां आ जाते हैं और खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत हो जाती है। खिलजी डायनेस्टी रहती है 1436 से 1531 तक। अब हम आते हैं महमूद खिलजी पे। महमूद खिलजी के बाद आ जाता है आपका, देखिए इनकी जो अंदर की छोटी छोटी डेट्स है ना, ये मुझे एज सच कहीं मिली नहीं, बिकॉज डेट्स में बहुत ज्यादा था, 1-2 साल ऊपर नीचे, 1-2 साल ऊपर नीचे। तो जहां ऐसी डेट्स आपको मिलती है ना, वो डेट्स आपके लिए एक्चुअली इंपॉर्टेंट होती भी नहीं है, उन्हें आपको याद करना चाहिए भी नहीं, बिकॉज वो सिवाय आपको कंफ्यूजन और कुछ नहीं देती। तो खिलजी डायनेस्टी का पीरियड मैंने आपको बता दिया कि 1436 से लेके 1531 तक था। इसके जो रूलर्स थे, वो पहला रूलर था महमूद फर्स्ट, या जिसे हम महमूद खिलजी भी कहते हैं। सेकंड रूलर था गियाज उद्दीन शाह खिलजी।
ठीक है। गियासुद्दीन शाह खिलजी के बाद उनके बेटे आते हैं नसीरुद्दीन शाह खिलजी। नसीरुद्दीन शाह खिलजी के बाद आते हैं आपके बहादुर शाह, या बहादुर शाह जिनको हमने कहा है उसके गुजरात के सुल्तान। ठीक है, सो गुजरात के सुल्तान आता है आपका बहादुर शाह। बहादुर शाह का जो रूल रहा है वो रहा है 1531 से 1537 तक। 37 के बाद जैसे 35 में आपको याद है मैंने आपको हुमायूं बताया था, तो आपका हुमायूं आ जाता है। ठीक है, 37 इसे कहा जाता है, लेकिन बहादुर शाह को एक्चुअली 35 में आके हुमायूं ने यहां से हटा दिया था, तो आप 35 ही उसको समझ के चलिएगा। 35 से 40 आपका हुमायूं रहते हैं यहाँ पे। 40 में क्योंकि चौसा हो गया है, अब हुमायूं यहां से जा चुका है, शेरशाह सूरी आ चुका है, बट शेरशाह सूरी क्योंकि अभी मालवा तक नहीं आया है, तो कादिर शाह जो कि खलजी डायनेस्टी का एक एक्स ऑफिसर था, वो आके यहाँ पे गद्दी पे बैठ गया है और वो मांडू को संभाल रहा है। सो 1540 से 1542 तक आपका कादिर शाह यहाँ पे रहता है। कादिर शाह के बाद आ जाते हैं आपके शेरशाह सूरी। अब शेरशाह सूरी साहब आ जाते हैं क्योंकि उनको मालवा में एक्सपैंड करना है, तो 42 से लेके 1555 तक यहाँ पे सूर एम्पायर, मतलब 1555 के बाद भी यहाँ पे सूर एम्पायर ही रहेगा। ठीक है, जब बाज बहादुर जब तक आपके मुगल्स को सरेंडर नहीं कर देता है तब तक यहाँ पे सूर एम्पायर ही चलेगा। लेकिन क्या होता है, बाज बहादुर खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देता है शेरशाह सूरी की डेथ के बाद। तो शुजात खान का जो टेन्योर रहा वो 1542 से 1555 तक रहता है। 1555 से 1561 तक आपके बाज बहादुर आ जाते हैं बीच में। ठीक है, बाज बहादुर के बाद की स्टोरी मैंने आपको बताई है कि 1561 के अंदर अकबर किस तरह से आके बाज बहादुर के ऊपर अटैक करता है, फिर बाज बहादुर भाग जाता है। 1562 में अकबर दोबारा से अटैक करवाता है, बाज बहादुर दोबारा से भाग जाता है और वो सरेंडर कर देता है 1570 में। 1570 में सरेंडर करने के बाद अकबर बाज बहादुर को मनसबदारी दे देता है 2000 की, और बाज बहादुर ऑफ कोर्स उसको सरेंडर कर देता है, और फिर जितना आपका मालवा सल्तनत है ये सारा चला जाता है आपका मुगल्स के पास। सो मेरी तरफ से स्टोरी हो चुकी है और आई होप आप सब लोगों को पसंद आई होगी, आई होप आप सब लोगों को क्लियर हुई होगी। और अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप बताइए डेट्स के अलावा, बिकॉज एज सेड अर्लियर डेट्स थोड़ी सी मुश्किल होती हैं, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। देखिए यहाँ पे कोई भी बैटल ऑफ चौसा नहीं हुई है जो हम याद रखें, वो हमारे एक अलग पार्ट में चली जाती है, हम इसको एक अलग तरीके से याद रखते हैं। आई डोंट थिंक ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट होगा। एक 1398 में एक बैटल हुई थी, बिकॉज बैटल्स की बात हुई तो मुझे याद आ गया। 1398 में एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ दिल्ली जिसे कहते हैं, जो कि हुई थी तिमूर लंग और नसीरुद्दीन शाह तुगलक के बीच में, तो एक वो है जो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, सो ओके, दिस इज द कंक्लूजन। ये मेरी तरफ से कंक्लूड हो गया है। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग, एंड अगर कुछ क्वेश्चंस हैं अभी भी तो आप लोग कमेंट्स में डाल दीजिएगा, मेरे लिए जितना पॉसिबल होगा आई विल आंसर ईच एंड एवरीथिंग फॉर यू। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।